अस्सलाम वालेकुम बच्चों, भली का 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ये जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, ये समझने के लिए आपको दो चीज़ें आनी चाहिए। एक तो टॉर्क और दूसरी चीज़ है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसके बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आपको पता ही नहीं टॉर्क क्या होती है तो ये कैसे समझेंगे। तो आप अगर टॉर्क का नहीं पता तो आप मेरी टॉर्क वाली वीडियो देख सकते हैं। सर्च करें टॉर्क बाय साइंस वाला तो वो आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ मैंने आपको बताई टॉर्क, और दूसरी चीज़ कौन सी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को समझते हैं। फर्ज करें ये जो है एक क्लॉक, ठीक है, कौन सी चीज़, एक क्लॉक। अब ये जो क्लॉक होता है, ये जो घड़ियाल होता है, इसकी जो ये सुई होती है ये घूमती है, ये रोटेट करती है। कैसे रोटेट करती है, इस तरीके से रोटेट करती है। अब इस किस्म की जो रोटेशन होती है ना, इस किस्म का जो घूमना होता है, इसको कहा जाता है क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी घड़ियाल की सुई के जैसे घूमना, क्लॉकवाइज, सुई के जैसे घूमना। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, अगर कोई चीज़ इस घड़ियाल की सुई के अपोजिट घूमे, जैसे सुई जो है वो यूं रोटेट करती है और जो चीज़ है वो यूं ना, वो यूं रोटेट करे, ठीक है, तो इस रोटेशन को कहा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये हो गई क्लॉकवाइज रोटेशन, ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये हो गई क्लॉकवाइज रोटेशन, ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लियर हो गया। अब ये जो रोटेशन होती है, ये जो घूमना होता है, ये किस की वजह से पैदा होती है। ये जो रोटेशन होती है ये कपल की वजह से पैदा होती है, सॉरी, टॉर्क की वजह से पैदा होती है। जब आप किसी चीज़ पर टॉर्क अप्लाई करेंगे, टॉर्क पैदा होगी, तो टॉर्क के नतीजे में उस ऑब्जेक्ट में पैदा होगी रोटेशन। टॉर्क को मूवमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो टॉर्क है ये दो किस्म की रोटेशन पैदा कर सकती है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर टॉर्क क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है तो ऐसी टॉर्क को कहा जाएगा क्लॉकवाइज टॉर्क या क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर एक टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा कर रही है तो इस टॉर्क को कहा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब फर्ज करें शीशा ये बीच में फिक्स है। अब एक बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है जिसका फोर्स यूं लग रहा है, एक बच्चा यहाँ पर बैठा है जिसका फोर्स यूं नीचे लग रहा है। अब इस बच्चे का वेट नीचे, वेट आपको पता है फोर्स होता है, वेट क्या होता है, फोर्स। टॉर्क पैदा करने के लिए दो चीज़ें चाहिए। कौन सी चीज़ें, दो चीज़ें, एक फोर्स, दूसरा मोमेंटम। तो अब ये देखें, ये बच्चे का वेट, इस वाले बच्चे का वेट, ये आ गया, फोर्स आ गया, एक फोर्स, और दूसरा ये मोमेंट आर्म भी आ गई। अच्छा, मैं अलग अलग कलर से कर लेता हूँ। ठीक है, एक बच्चा ये, इसका फोर्स होगा जो कि यहाँ नीचे की तरफ लग रहा है, दूसरा ये उसकी मोमेंट आर्म, यानी एक टॉर्क इस बच्चे की वजह से पैदा हो रही है जो कि है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये आप बताएं ये कौन सी टॉर्क होगी। ये जो बच्चा है ये फोर्स, इसका वेट इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी ये यूं घूमेगा, ये जो शीशा है वो यूं घूमेगा, ठीक है। तो ये कौन सी टॉर्क होगी, ये होगी क्लॉकवाइज टॉर्क। ये दूसरा बच्चा, इसको हम अलग अलग कलर से शो करते हैं। अब ये बच्चा, इसका जो वेट है वो भी नीचे की तरफ है, और ये रही उसकी मोमेंट आर्म। अब ये मोमेंट आर्म भी आ गई, फोर्स भी आ गया, यानी यहाँ पर क्या पैदा होगी, टॉर्क। अब ये जो टॉर्क है
ये जो टॉर्क है ये है एंटी क्लॉकवाइज, यूँ देखें ये एंटी क्लॉकवाइज, इसकी टॉर्क क्लॉकवाइज, इसकी टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहता है कि जब भी क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों इक्वल हो जाएं, बराबर हो जाएं, ठीक है, जब भी क्या हो क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज बराबर हो जाएं तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है। और कौन सी इक्विलिब्रियम? रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यानी वो रोटेट नहीं होगा, वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट फर्ज करें ये एक ऑब्जेक्ट, एक फोर्स यहाँ पर नीचे लग रहा है, दूसरा फोर्स यहाँ पर नीचे लग रहा है। ये वाला फोर्स प्रोड्यूस करेगा क्लॉकवाइज टॉर्क, ये वाला फोर्स प्रोड्यूस करेगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब ये दोनों टॉर्क अगर बराबर हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती है, तो ये जो ऑब्जेक्ट था ये वाला पूरा ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। कौन सी इक्विलिब्रियम? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा। यानी ना ये इधर मूव करेगा ना ये इधर मूव करेगा, ना ये क्लॉकवाइज घूमेगा ना ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, क्योंकि दोनों टॉर्क बराबर हैं, जितनी क्लॉकवाइज उतनी ही एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अपनी जगह पर रहेगा। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। अच्छा, फ़र्ज़ करें क्लॉकवाइज टॉर्क ये वाली जो टॉर्क है ये है 10 न्यूटन मीटर, और ये वाली एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ये भी है 10 न्यूटन मीटर। अब दोनों टॉर्क देखें, क्लॉकवाइज टॉर्क क्लॉकवाइज मूवमेंट वो भी 10 न्यूटन, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट वो भी 10 न्यूटन मीटर। तो ये दोनों टॉर्क इक्वल हैं। अगर दोनों टॉर्क इक्वल हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कौन सी कंडीशन में होगा? ये होगा इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। क्या कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो, या एक ऑब्जेक्ट तभी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा जब क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों इक्वल हैं। किताब के लिहाज से देख लेते हैं। 2 चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन सीसा। ठीक है, ये 2 बच्चे सीसा पे खेल रहे हैं। फ़हीम फातिमा इज सिटिंग ऑन द राइट साइड, ठीक है, और फ़हीम इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पिवट। ये वाला हिस्सा पिवट, ये बीच वाला हिस्सा पिवट। तो एक बच्चा राइट साइड पे, एक लेफ्ट पे बैठा हुआ है। मतलब क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फातिमा के जो टर्निंग इफेक्ट है वो क्लॉकवाइज है, मैंने आपको बताया। और जो फ़हीम है इसका टर्निंग इफेक्ट एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं, ठीक है, क्या हो जाएं? इक्वल, तो ये सीसा बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा यानी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ना क्लॉकवाइज घूमेगा ना एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये बैलेंस हो जाएगा। मीन सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मूवमेंट्स ऑन अ बॉडी इज बैलेंस्ड बाय सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ठीक है, जब जितनी भी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो बैलेंस हो जाएं, बराबर हो जाएं, किसके? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के, तो इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। आई होप ये जो वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।